Hey guys, welcome to this is a very welcome to our educational platform Operon Tutorial। आज हम बात करने वाले हैं अपने एविडेंस को सॉलिड करने के लिए। लास्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। उसके लिए हम लोगों ने 2 एक्सपेरिमेंट को कवर कर लिया था। पहला हमारा एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जो कि 1928 में गिवन था। देन हम लोगों ने बात की थी एक्सपेरिमेंट ऑफ एवरी मैकलियर एंड मैकार्थी, जो कि 1944 में गिवन था। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज। और हम लोगों ने बोला था कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है हमें एक सॉलिड एविडेंस लेके जाएगा कि डीएनए रियल में ही हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है। हर्शे एंड चेज ने क्या किया था कि बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई, बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई, इनको साथ लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था। बैक्टीरियोफेज उन्होंने यूज किया था T2 फेज। हमें पता है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या करेगा, ई कोलाई को किल करता है, ई कोलाई का एनिमी है। तो एक्सपेरिमेंट की शुरुआत वो कैसे करते हैं, हर्शे एंड चेज क्या करते हैं, 2 कल्चर मीडियम बनाते हैं। ये पहला कल्चर मीडियम बना लिया, ये दूसरा कल्चर मीडियम बना लिया। इस कल्चर मीडियम में वो बैक्टीरियोफेज को रखते हैं, T2 बैक्टीरियोफेज को रखते हैं, और इस कल्चर मीडियम, पहले वाले कल्चर मीडियम को वो S35 रेडियो एक्टिव मटेरियल से स्टेन करते हैं या लेबल करते हैं, और दूसरे वाले कल्चर मीडियम को वो P32 रेडियो एक्टिव मटेरियल से स्टेन करते हैं यानी लेबल करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस कल्चर मीडियम के जो बैक्टीरियोफेज हैं, T2 बैक्टीरियोफेज हैं, वो S35 रेडियो लेबल बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे, और इस कल्चर मीडियम के जो बैक्टीरियोफेज हैं, T2 बैक्टीरियोफेज हैं, वो P32 रेडियो लेबल बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि हमारे पास 2 बैक्टीरियोफेज की कॉलोनी बन गई। पहली कॉलोनी है S35 बैक्टीरियोफेज और दूसरी कॉलोनी है P32 बैक्टीरियोफेज। हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, और जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लियोसाइड प्लस का फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर के बना होता है। यानी कि हम जान गए कि सर जो डीएनए है उसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा, फॉस्फोरस होगा। ठीक है सर, फॉस्फोरस हो गया। इस बात का यहाँ क्या मतलब निकला, जो कॉलोनी P32 से रेडियो लेबल हुई थी उस कॉलोनी के डीएनए के अंदर जो फॉस्फेट था वो P32 रेडियो एक्टिव मटेरियल से लेबल हो गया। और हम जानते हैं कि कुछ जो प्रोटीन होते हैं वो सल्फर कंटेनिंग होते हैं, और सल्फर कंटेनिंग होने की वजह से जो हमारे पास दूसरी कॉलोनी थी वो किससे स्टेन हो गई, किससे लेबल हो गई, सल्फर से लेबल हो गई। कौन सा रेडियो लेबल सल्फर, S35 रेडियो लेबल सल्फर। ये हमें बात समझ में आ गई कि सर हमारे पास एक कॉलोनी तो ऐसी है कि जिसका जो डीएनए मटेरियल है वो P32 से रेडियो लेबल है, और दूसरे बैक्टीरियोफेज की कॉलोनी उसका जो रेडियो लेबल मटेरियल है वो प्रोटीन है, और किससे रेडियो लेबल है, S35 से रेडियो लेबल है। अब हम क्या करेंगे, जो हम लोगों ने 2 कॉलोनी बनाई थी S35 और P32 की, उन दोनों कॉलोनियों को ई कोलाई पर अटैक करवाएंगे, ई कोलाई पर अटैक करवाएंगे। ई कोलाई पर अटैक कैसे करवाते हैं, इसके लिए हम लोग 3 स्टेप को 1 बाय 1 फॉलो करते हैं। पहला स्टेप होता है हमारा इन्फेक्शन का, दूसरा स्टेप होता है हमारा ब्लेंडिंग का, और तीसरा स्टेप हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। इन तीनों स्टेप के बाद में हमें पता चलेगा कि कहाँ पे P32 है और कहाँ पे S35 है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, ये हमारा S35 रेडियो लेबल बैक्टीरियोफेज, जिसका जो रेड कलर में मैंने शो किया है, S किस में होगा, सल्फर किस में होता है, प्रोटीन में होता है। तो S35 इस बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कोट का पार्ट है। हम जानते हैं ना कि जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें 2 ही तो चीज़ें होती है, ये बाहर वाला प्रोटीन कोट और अंदर इसके जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इस बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोट है वो S35 से लेबल है।
और जो दूसरा रेडियोलेबल बैक्टीरियोफेज है, इसका जेनेटिक मटेरियल मतलब इसका डीएनए में क्या मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है। और इसको हम लोगों ने किससे ट्रीट करवाया था, P32 से ट्रीट करवाने के बाद क्या मिला कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किससे लेबल हो गया, फॉस्फोरस 32 से रेडियोलेबल हो गया। सर इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस रेडियोलेबल बैक्टीरियोफेज S35 को ई कोलाई पर अटैक करवाते हैं, ई कोलाई पर अटैक करवाते हैं। सर ये ग्रीन कलर में क्या शो कर रखा है, ये ग्रीन कलर में इस ई कोलाई का खुद का जेनेटिक मटेरियल है। आगे बात समझ में। सर अटैक करवा दिया रेडियोलेबल बैक्टीरियोफेज S35 जो रेडियोलेबल है उसको ई कोलाई पर अटैक करवा दिया। इस अटैक करवाने वाले स्टेप को हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन ऑफ रेडियोलेबल बैक्टीरियोफेज S35 ऑन ई कोलाई। ये रेडियोलेबल बैक्टीरियोफेज इस पर अटैक करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल इस ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। और इस बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल की क्या क्वालिटी होती है, ये ई कोलाई इस सेल को अपना होस्ट मान लेता है। ई कोलाई सेल को अपना होस्ट मान करके अपने खुद के नंबर्स को बढ़ाता है। सर ये बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई सेल के अंदर ट्रांसफर हो गया। अब इस जेनेटिक मटेरियल, किसका जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेगा और खुद की संख्या को बढ़ाएगा, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज है वो संख्या में बढ़ने लग जाएंगे। दूसरी साइड देखते हैं, वही स्टेप होता है। यहाँ पर रेडियोलेबल बैक्टीरियोफेज जो P32 से स्ट्रेन होता है वो क्या करता है, इन्फेक्शन करता है ई कोलाई सेल पर और अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। सर कर दिया, वही सेम कहानी होगी, जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई के अंदर आ गया और अपना मल्टीप्लिकेशन करने लग जाएगा और संख्या में बैक्टीरियोफेज बढ़ने लग जाएंगे। पहला स्टेप सर कवर हो गया। दूसरा स्टेप आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होगा कि जो हम लोगों ने मटेरियल ले रखा था उसको थोड़ा सा हिलाते हैं। हिलाने पर क्या होगा कि जो प्रोटीन कोट है ये इस ई कोलाई सेल से हट जाएगा। ये जो प्रोटीन कोट है वो ई कोलाई सेल से हट गया और अंदर क्या बच गया, ये जेनेटिक मटेरियल बच गया। ये जेनेटिक मटेरियल किसका है, जो हम लोगों ने रेडियोलेबल बैक्टीरियोफेज था उसका जेनेटिक मटेरियल है। उसी दूसरी साइड इसका भी ब्लेंडिंग करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये जो प्रोटीन कोट है ये हट गया और जो हम लोगों ने बैक्टीरियोफेज P32 यूज किया था उसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर रह गया। ठीक है सर, आगे बात समझ में। ब्लेंडिंग में प्रोटीन कोट हट जाता है और जेनेटिक मटेरियल इस सेल के अंदर रह जाता है। अब ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल खुद का मल्टीप्लिकेशन करने लग जाता है, खुद की संख्या को बढ़ाने लग जाता है और बैक्टीरियोफेज ज़्यादा बनने लग जाते हैं। दूसरा स्टेप कवर हो गया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा कि जो हम लोगों ने मटेरियल लिया था इसको एक मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूग करते हैं। सेंट्रीफ्यूग कैसे किया, इसको जोर जोर से हिलाया, आरपीएम राउंड पर मिनट मोर देन 300 करके इसको बहुत ज़्यादा हिलाया। तो इस जो हमारा मटेरियल था इसके दो पार्ट बन गए। इन दो पार्टों को हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है, इनको हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है। उनको हिलाते ही उस टेस्ट ट्यूब के अंदर दो पार्ट बन गए। पहला पार्ट कौन सा बना, जो पार्ट हल्का था वो ऊपर आ गया और जो पार्ट हैवी था वो पार्ट नीचे चला गया। जो पार्ट ऊपर आया हल्का था, हल्का पार्ट कौन सा, प्रोटीन कोट। किसका प्रोटीन कोट, बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोट, वो ऊपर तैरता रह गया, उसको हम लोगों ने बोल दिया सुपरनेटेंट पार्ट। ठीक है सर। जो पार्ट हैवी था, हैवी पार्ट कौन सा, ई कोलाई सेल। ये ई कोलाई सेल ये हैवी होने की वजह से पेंदे वाले पार्ट में रह गई और इसको हम लोगों ने बोल दिया पैलेटेड पार्ट। अब सुपरनेटेंट पार्ट और पैलेटेड पार्ट, इन दोनों पार्ट को हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है और हमें क्या पता करना है, एक लाइन बोलूँगा वो हमें क्लियर हो गई तो हम बोल देंगे कि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जो ई कोलाई सेल क्यों सर,
जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज का किसके अंदर आया था? ई कोलाई के अंदर आया था। यानी कि हमें यही तो पता करना है ना कि कौन सा मटेरियल ई कोलाई सेल के अंदर आया और मल्टीप्लिकेशन करने लग गया। उस मल्टीप्लिकेशन का पता करने के लिए तो हम लोगों ने इनको रेडियो लेबल किया था, और रेडियोग्राफी से हम लोग पता करेंगे कि किसके अंदर हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल शाइन कर रहा है। और जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है, यानी कि वही मटेरियल रेडियो लेबल बैक्टीरियोफेज से ई कोलाई सेल के अंदर ट्रांसफर हो गया। यानी कि अल्टीमेटली एक बात बोलूं, हमें रेडियो एक्टिव ई कोलाई सेल को फाउंड करना है। जिस मटेरियल के अंदर, जिस साइड के अंदर हमें मिल जाएगा कि इसके अंदर रेडियो लेबल मटेरियल है, इस साइड के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल किसका? ई कोलाई सेल का है, तो वो हमें प्रूफ कर देगा कि वही मटेरियल बैक्टीरियोफेज से ई कोलाई सेल के अंदर आया। हम इस वाले पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। इस वाले पार्ट को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? इस वाले पार्ट को हम सुपरनेटेंट वाले मटेरियल से ऑब्जर्व करते हैं। हम क्या देखते हैं कि सुपरनेटेंट वाले पार्ट में तो प्रोटीन कोट है, और इस वाले पार्ट का जिसमें प्रोटीन कोट क्या मिलता है? हमें रेडियो एक्टिव मिलता है। हमें प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव मिलता है। तो सर प्रोटीन कोट तो रेडियो एक्टिव है, और जो ई कोलाई सेल है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, उसमें कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है। मतलब इससे क्या क्लियर हो गया कि जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो हट गया था सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से, उसके अंदर हमारा रेडियो एक्टिव S35 है, और ई कोलाई सेल बिल्कुल न्यूट्रल है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था वो प्रोटीन तो नहीं है, क्योंकि उसको हम लोगों ने रेडियो एक्टिव किया था। अगर रेडियो एक्टिव होता तो जो जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई सेल के अंदर आया था वो मल्टीप्लिकेशन करता, मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमारी ई कोलाई सेल क्या हो जाती? रेडियो एक्टिव हो जाती। अब इस वाले पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। इस वाले पार्ट के सुपरनेटेंट पार्ट को ऑब्जर्व किया। सुपरनेटेंट वाले पार्ट को ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि जो प्रोटीन कोट है ना वो रेडियो एक्टिव नहीं था। रेडियो एक्टिव क्यों नहीं था? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन में होता है सल्फर और डीएनए में होता है फॉस्फोरस। और नीचे वाले पेलेटेड वाले पार्ट को ऑब्जर्व करने से हमें क्या पता चलता है कि जो ये ई कोलाई सेल थी ना, जो ये ई कोलाई सेल थी ये रेडियो एक्टिव निकली, ये हमारी रेडियो एक्टिव थी। यानी कि अब हमें क्लियर हो गया कि एक्चुअल में जो हमारे बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम लोगों ने P32 से स्ट्रेन किया था, रेडियो लेबल किया था, वही आगे ट्रांसफ़र होता है ई कोलाई सेल के अंदर, वही अपनी संख्या को बढ़ाता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। और ई कोलाई सेल के अंदर अब हमें पता चल गया कि वो रेडियो लेबल जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? डीएनए ही है, जिसको हम लोगों ने P32 से स्ट्रेन किया था। ये हमारा एविडेंस एक सॉलिड एविडेंस बन के आता है कि एक्चुअल में डीएनए ही था ना वो बैक्टीरियोफेज से ई कोलाई सेल के अंदर ट्रांसफर होता है। ये एक्सपेरिमेंट हमें एविडेंस दे गया कि एक्चुअल में डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और सब साइंटिस्ट ने इसको मान लिया कि वास्तव में डीएनए ही है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। सो हम लोगों ने 3 एक्सपेरिमेंट कवर कर लिए। पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का, सेकंड वाला एवरी मैकलियोड एंड मैकार्थी का, और थर्ड वन इज हर्शे एवं चेज का। हमारे एक्सपेरिमेंट की चेन होती है खत्म। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट सीख लिया। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।